नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक नाटक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाटक का नाम है कबीरा खड़ा बाजार में। यह नाटक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी है ही। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, तो उस दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो चर्चा करते हैं हम कबीरा खड़ा बाजार पर। कबीरा खड़ा बाजार में जो नाटक है उसके लेखक हैं भीष्म साहनी, और जैसा कि इसके नाम से विदित है, यह नाटक कबीर जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित है। तो आइए सबसे पहले हम कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के कथानक पर बात करते हैं। कथानक को नाटककार ने कितने कथा सूत्रों में पिरोया है, कितने दृश्यों में, कितने अंकों में उसका संयोजन करके कथा को आगे बढ़ाया है, उसकी कथा वस्तु पर, विषय वस्तु पर, कथानक पर बात करते हैं। तो जिस तरह से हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक तरह से कबीरा खड़ा बाजार में कथानक का पूरा कथा संयोजन है। नाटककार ने इसको 3 अंकों में विभाजित किया है। तीनों अंकों में कितने दृश्य हैं यह बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। पहले अंक में 5 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 3 दृश्य हैं और तीसरे अंक में 1 दृश्य है। तो हम बहुत लंबा इसको न लेते हुए कथा को अलग अलग वीडियो में विभाजित करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें भी आसानी रहे और आप लोगों को भी आसानी रहे। तो हम शुरुआत करते हैं कबीरा खड़ा बाजार में। पहला अंक, पहला दृश्य। थोड़ा सा हम पहले पात्रों को देख लेते हैं। पात्र कौन कौन से हैं? इसमें नूरा है, नीमा है, कबीर हैं, काशी नगर का कोतवाल है, कायस्थ है, मठ का महंत है, मौलवी हैं, अंधा भिखारी, रैदास, सैना, पीपा, बशीरा, अंधे भिखारी की माँ, लोई, सिकंदर लोदी। तो ये पात्र हैं जिसमें नूरा कबीर के पिता हैं, नीमा कबीर की माँ है, रैदास और सैना, पीपा, बशीरा ये कबीर के मित्र हैं, लोई कबीर की पत्नी है और सिकंदर लोदी जो है वो दिल्ली के शहंशाह हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है साधु, जुलाहे, चमार, लड़का, नागरिक, पुरुष, स्त्रियां, सिपाही, मुसाहिब आदि भी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो इन पात्रों के माध्यम से वो कथा का प्रारंभ करते हैं सबसे पहले दृश्य का। जुलाहे की बस्ती के दृश्य के साथ नाटक का प्रारंभ होता है, जहाँ पर सूत पकाया जा रहा है, खड्डी लग रही है और झोंपड़ा जो है एक छोटा सा झोंपड़ा है जिसके सामने कबीर के पिता नूरा जो है वो सूत पका रहे हैं। और तभी एक जुलाहा जो है कंधे पर थान रखकर बाहर से आता है, नूरा के पास रुक जाता है। तो इस तरह से नूरा और जुलाहा के मध्य संवाद, कबीर के पिता और जुलाहे के मध्य संवाद के माध्यम से नाटक का प्रारंभ होता है। तो ये बातें मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ कि परीक्षा में किसी भी तरह से पूछा जाता है तो आप कथानक को प्रारंभ, मध्य, अंत की दृष्टि से भी रख सकते हो और उसको घटनाक्रम के अनुसार भी कथानक को आप संयोजित करके उसका वर्णन कर सकते हो। तो जो नूरा और जुलाहा है उसके मध्य जो संवाद होता है उसके माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि कबीर जो है वो जुलाहे के माध्यम से थान को घर भेज देते हैं, कपड़े के थान को, और कबीर जो है बाजार में मजमा लगाकर अपनी बात करने लगते हैं। बड़े महंत की सवारी निकलते समय महंत के आदमियों द्वारा जब किसी बच्चे को बेंत मारे जाते हैं तो कबीर जो है वो बीच में ही कूदकर बच्चे को बचाते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो लोग जो हैं बच्चे को मार रहे हैं। इस तरह से वो मौलवी से झगड़ते हैं। जुलाहे के माध्यम से ये बातें कबीर के पिता जब सुनते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं और नीमा को भी वो क्रोध दिखाते हैं और पुत्र को लेकर उनको जो चिंता है, उनका जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। और यहीं से एक तरह से स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि कबीर जो हैं वो किस तरह अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर प्रतिबद्ध हैं और यहाँ तक कि उन्हें अपनी जो स्वयं के स्वार्थ का, स्वयं के लाभ का भी वो
उसके बारे में नहीं सोचते हैं और स्वयं के बारे में सोचे बिना दूसरों के लिए वो खड़े होते हैं, दूसरों के लिए वो निर्णय लेते हैं, दूसरों के लिए वो सहयोग करते हैं, विशेष रूप से जो छोटा है, जो कमज़ोर है, जो निर्बल है। कबीर की जो घर परिवार को लेकर या स्वयं के बारे में न सोचने की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर और लोगों के प्रति संवेदनशील होने और लोगों के मामलों में उलझ जाने की बात को लेकर पिता और पुत्र के मध्य परस्पर झगड़ा भी होता रहता है और कबीर के पिता इस झगड़े से परेशान होते हैं। और यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि कबीर नूरा और नीमा का स्वयं का बेटा नहीं है। उनका वो जो है विवाह के दिन ही अनाथ पड़े बच्चे को उन्होंने अपना बना लिया था और इस प्रसंग का भी वहाँ पर उल्लेख है। और कबीर का इसी दौरान प्रवेश होता है और माँ जो है उस कबीर को समझाने का प्रयास करती है, पिता ताने मारते हैं, कबीर द्वारा माँ जो अंतिम बात है वो पिता की सुन लेते हैं कबीर और फिर उसी बात को लेकर वो माँ से स्वयं के जन्म के संबंध में पूछताछ करते हैं, माता पिता के बारे में कि मेरे जन्म देने वाले माता पिता कौन थे। तो नीमा यह बताती है कि वह एक बेवा बामनी के पुत्र हैं और नीमा जो है बेटे की सुरक्षा के लिए उसे सलाह देती है कि तुम दूसरे शहर में चले जाओ और वहाँ पर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का इस तरह का कोई आरोप नहीं लगेगा और तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि बेटे की पीठ पर घाव हैं। उन घावों को देखकर माँ जो है वो असहज हो जाती है। तो नीमा जो है भेदभाव और धार्मिक ढकोसलों से भरी काशी नगरी को छोड़ने की बात अपने बेटे को बताती है, लेकिन कबीर अपने मन के प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं और वो कहते हैं समाज में धर्म के नाम पर फैले हुए अत्याचार और अन्याय के अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है। सच्चे धर्म की तलाश में कबीर की आत्मा जो है वो अशांत और बेचैन रहती है। ऐसे में वो अपनी माँ को कहते हैं कि मैं अगर किसी इस शहर को छोड़कर, काशी को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाऊंगा तो वहां पर लोग तो नहीं बदलेंगे, लोगों की सोच तो नहीं बदलेगी। नीमा की पंक्तियां देखिए कि कितनी विवशता है उनमें। वो अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, ये आज की बात थोड़ी ही है, आए दिन ऐसा ही होता है। तू क्यों लोगों से सवाल पूछता फिरता है? मौलवी मुल्लाओं से भी कभी कोई सवाल पूछता है, वे चिढ़ जाते हैं। इन लोगों के हाथ में हमारी रोटी है कबीरा, तू कब समझेगा? क्यों अपने माँ बाप को भूखों मारता है? इसी प्रकार कबीर द्वारा अपने जन्म देने वाले माता पिता के बारे में बार बार पूछने पर और उसका उत्तर देते हुए नीमा कहती है, जिस दिन तू मुझे मिला उस दिन मैं ब्याह कर तेरे बाप के घर आई थी। यह मुझे ब्याह कर पालकी में ला रहा था। हम गंगा पार कर जुलाहों की बस्ती की तरफ जा रहे थे। तभी मैं पानी पीने के लिए एक तालाब के पास उतरी तो मुझे वहाँ पड़ा मिला। तेरे होंठों पर अभी भी तेरी माँ का दूध लगा था। तेरे बाप और मैं तुझे निहारते ही रह गए। मेरी गोद तो अल्लाह ताला ने मेरे ब्याह के पहले दिन ही भर दी थी। इस दृश्य की अंतिम पंक्तियां देखिए जब कबीर स्वयं से बातचीत करते हैं और कहते हैं, माँ भी समझती है कि मैं ही लोगों को परेशान करता फिरता हूँ। माँ को मेरी पीठ पर बड़े घाव तो नजर आते हैं, लेकिन मेरा दिल कैसे छलनी हो रहा है ये कोई नहीं देख पाता। सभी समझते हैं मैं आवारा हूँ, लोगों से उलझता फिरता हूँ। सभी समझते हैं मेरी यह न जाने मेरी यह भटकन कब खत्म होगी। मेरे मालिक, क्या फिर वन में निकल जाऊं? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस अंधेरे में रोशनी की लौ चाहिए। हर समय एक ही सवाल मेरे मन में घूमता रहता है, अगर यह सब झूठ है तो फिर सच क्या है? मैं भी तेरा बंदा हूँ मालिक, फिर मेरी ठौर कहाँ पर है? परबती परबती मैं फिरिया, नैन गंवाए रोए, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, आगे जागे अरु रोवे। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। इस तरह से इस नाटक के पहले अंक के पहले दृश्य का अंत होता है। संक्षेप में हम देखते हैं, नूरा और जुलाहा के मध्य संवाद से प्रारंभ होता है। कबीर का व्यापार के प्रति उदासीनता, समाज के निरीह है और पीड़ित के प्रति दया भाव नजर आता है। और पिता के ताने मारने पर कबीर द्वारा माँ से स्वयं के जन्म और माता पिता के बारे में पूछताछ की जाती है। बेटे की पीठ के घाव को देखकर नीमा इस भेदभाव और धार्मिक ढकोसलों से भरी हुई काशी नगरी को छोड़कर जाने की बात कहती है और स्वयं को लेकर कबीर के मन में चिंतन और मनन चलता है। तो यहाँ तीन पात्र हमारे सामने आते हैं, तीनों का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है।
और नाटक का प्रारंभ और आधार भूमि जो है हमारे सामने आती है। आज के लिए इतना ही। यह कथानक का सूत्र अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। धन्यवाद।